तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है तुम्हारा? फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कौन है? सबसे पहले फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी किसने दिया? तो हेनरी फ्योल ने दिया। हो गया। अब यहाँ पे देखो, हेनरी फ्योल को क्या बोला जाता है? फॉर्मल थिंकर बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन याद रख लो, हेनरी फ्योल एक फॉर्मल थिंकर थे। तो इनको फॉर्मल क्यों बोला जाता है? वाई, क्यों बोला जाता है फॉर्मल? मैं बता रही हूँ, रुक जाओ। देखो, फ्योल जो है ना वाज ए फॉर्मल थिंकर हु डेवलप structured principles and functions of management that still that are still relevant today। इन्होंने जो भी बताया, जो भी डेवलप के बारे में बात, इन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस के स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल का ही स्टडी किया। इन्होंने जो भी बात किया ना, सिर्फ स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल, मैनेजमेंट, इन्होंने सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर ही स्टडी की। ठीक है, इन्होंने सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर ही फोकस किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रिंसिपल क्या होगा, है ना, ऑर्गेनाइजेशन कैसे ग्रो करेगा, सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर की स्टडी की है। हम लोग इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में भी पढ़े थे कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच किसको बोलते हैं? इंस्टीट्यूशनल अप्रोच उसको बोलते हैं जब जब स्ट्रक्चर वे में स्टडी करे, सिर्फ इंस्टीट्यूशंस के फॉर्मल स्ट्रक्चर का स्टडी करे। तो हेनरी फ्योल भी क्या करते हैं? सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस के फॉर्मल स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं। और एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है कि प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, काम करने का रूल्स और रेगुलेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने सिर्फ फॉर्मल ही स्ट्रक्चर का स्टडी किए हैं। ठीक है, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन की सिर्फ फॉर्मल स्ट्रक्चर का स्टडी किए हैं, इसलिए इनको फॉर्मल थिंकर बोला जाता है। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको बोला जाता है गैंग प्लान। गैंग प्लान का मतलब होता है, इस रेफर टू लेवल जंपिंग, improve the communication with an organization। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तुमको कम्युनिकेशंस को और इम्प्रूव करना है, तुम लेवल जंप कर लो। मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगी बाद में। ठीक है, जब इससे कॉन्सेप्ट आएगा मिला हुआ, वहां पर ही और अच्छे से समझाऊंगी कि गैंग प्लान लेवल जंपिंग का मतलब क्या होता है। सबसे पहले इनका बुक याद करो, जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1908 की बुक है। उसके बाद जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1916 की बुक है। उसके बाद है तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी ऑफ द स्टेट 1923 की बुक है। सुनो, एक बात सुनो, देखो यहाँ पर भी 19 है, यहाँ पर भी 19 है, इसको दुगना कर दिया गया है ना, 18 को 16 कर दिया गया, यानी 8 साल के बाद ही लिखा गया दूसरा प्रिंसिपल। यहाँ पे बोला है कि पहले इन्होंने प्रिंसिपल के बारे में बोला, फिर इंडस्ट्रीज के बारे में बोला, फिर थ्योरी दिया। तो बिल्कुल ऐसे याद करना, जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसका बुक है? तो फ्योल का है। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोग अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो तुम पढ़ना तो तुमको एक चीज दिखेगा कि जनरल जनरल करके बुक इन्हीं का है और किसी का नहीं है। कल हम लोग टेलर का पढ़े हैं, टेलर में क्या था, है ना, टेलर में क्या था? टेलर में पहले था पीस था, है ना, पीस था, उसके बाद शॉप था, फिर आर्ट था, फिर साइंटिफिक, फिर प्रिंसिपल था, साइंटिफिक मैनेजमेंट वाला प्रिंसिपल था। उसके बाद हम लोग फ्योल में क्या पढ़ेंगे कि फ्योल ने जनरल प्रिंसिपल, जनरल, है ना, जनरल ही करके बात किया। एक इनका है जो एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी ऑफ द स्टेट, ये अच्छे से याद कर लेना। ठीक है ना, बाकी इनका 2 बुक है जो जनरल जनरल है। एक और फ्योल ऐसे थिंकर थे ना, फ्योल जो पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में फर्क नहीं मानते हैं। देखो, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, मान लो, ठीक है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और ये प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं अपने तरफ से बोल नहीं रही हूँ, ये प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है ना। तो ये बोलते हैं ना कि मेरे लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में कोई फर्क नहीं है। मैं नहीं मानता हूं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट है और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट है। मैं दोनों में कोई भी डिस्टेंस नहीं करता हूं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कौन पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में फर्क नहीं करता है, तो फ्योल जो है पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में फर्क नहीं करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, ये वाला याद करना जरूरी है। ठीक है ना, एग्जाम में आता है। ठीक है, तो देखो, देख के घबराना मत, कितना हौच पौच बना हुआ है, अभी हम लोग फौरन याद कर लेंगे। ठीक है, फौरन याद हो जाएगा, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। चलो आ जाओ, फ्योल बोलते एकदम स्टोरी जैसा समझना। पहले हम क्या बोले कि फ्योल जो है, इनको एक फॉर्मल थिंकर बोला जाता है। भाई फॉर्मल थिंकर क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन के सिर्फ स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं। जब ये ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं ना, तो ये क्या बोलते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में
एक मतलब फ्योल आइडेंटिफाई करते हैं, हेनरी फ्योल आइडेंटिफाई करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 6 इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होनी चाहिए। 6 इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होनी चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन में 6 इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होनी चाहिए। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में 6 इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होना चाहिए, तब ऑर्गेनाइजेशन जो है ना अच्छे से फंक्शन करेगी। बोला कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से फंक्शन करने के लिए कितना इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की होनी जरूरी है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है ना, कितना एक्टिविटीज होने की जरूरत है, 6 एक्टिविटीज। 6 एक्टिविटीज का देखो नाम क्या है, सीएम, फैट सीएम, फैट सीएम। एफ से हो जाएगा तुम्हारा, एफ से हो जाएगा तुम्हारा फाइनेंशियल। ठीक है ना, बोला एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट होना चाहिए। ठीक है ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा तो क्या करेगा, बोले जो फाइनेंशियल में काम करेगा, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम होगा, तो वो क्या करेगा, कंसर्न विद द सर्च फॉर कैपिटल, इट्स ऑप्टिमल यूज फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रोथ। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में होगा ना, वो सर्च करेगा कि पैसा कहाँ से आए, है ना, पैसा कहाँ से आए, कैसे खर्च करे, कहाँ फंड लगाएं कि मुझे ग्रोथ होगा ऑर्गेनाइजेशंस को। तो एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इन्होंने बोला, फिर बोला इन्होंने अकाउंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशंस में अकाउंट डिपार्टमेंट होना बहुत जरूरी है। क्यों भाई, अकाउंट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व द प्रिपरेशन ऑफ द वेरियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जितना भी तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, किसको कितना पैसा दिया, कंप्यूटर में तुम देखती हो एमए सेक्शन में जो काम करते हैं अकाउंट वाला, किसको कितना पैसा दिया कंपनी, किससे कितना कंपनी पैसा लिया, किसको कितना सैलरी देना है, कितना रिटर्न करना है ना, ये सब कौन संभालेगा, अकाउंट डिपार्टमेंट संभालेगा। ठीक है ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या संभालेगा कि कहाँ मुझे पैसा लगाना है ना, मुझे कहाँ पैसा लगाना है, किसके ऊपर पैसा लगाएंगे कि पैसा रिटर्न ज्यादा आए, ग्रोथ हो। लेकिन अकाउंट डिपार्टमेंट पूरा कंपनी को संभालेगा, किसको किसको पैसा देना है, किसको सैलरी देना है, किसको दिए, किससे रिटर्न लेना है, ये संभालेगा। हो गया। उसके बाद बोला टेक्निकल डिपार्टमेंट। टेक्निकल डिपार्टमेंट में आ जाओ। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टेक्निकल डिपार्टमेंट होगा। टेक्निकल डिपार्टमेंट क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा, मतलब इंजीनियर जो होता है वो लोग नए नए चीज प्रोडक्ट करेगा। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, टेक्निकल डिपार्टमेंट में इंजीनियर होता है। तुमको पता है जब इंजीनियर जो बन के जाता है लोग, है ना, तो उसको कौन सा डिपार्टमेंट में रखा जाता है, उसको टेक्निकल डिपार्टमेंट में रखा जाता है। इन्हें उसको अकाउंट डिपार्टमेंट में या फाइनेंस डिपार्टमेंट डालेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उसको टेक्निकल डिपार्टमेंट में जाना जाता है। कि वो क्या करेगा, न्यू न्यू इन्वेंशन करेगा। जो टेक्निकल डिपार्टमेंट में इंजीनियर लोग रहते हैं ना, वो लोग न्यू न्यू इन्वेंशन करते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम दिए, हम लोग जाके यूजीसी का एग्जाम देते हैं ना, तो वो ऑनलाइन पे होता है। तो तुम लोग देखना, जब भी एग्जाम देने जाएगी तो वो जो तुम्हारा सर्वर रहता है ना, जहाँ पे हम लोग एग्जाम देते हैं, वो टीसीएस का रहता है। तो वो जो सर्वर है उसको प्रिपेयर कौन करता है, वो टीसीएस का इंजीनियर लोग प्रिपेयर करता है। ठीक है, तो वो टेक्निकल डिपार्टमेंट हो गया। टेक्निकल डिपार्टमेंट क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है। तो ये हो गया। फिर बोल रहा है इससे तुम्हारा हो रहा सिक्योरिटी, है ना, बोला एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट होगा। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ये फोकस करेगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन करना है। देखो, मशीन को जाके देखेगा, है ना, मशीन को देखेगा, मशीन ठीक से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा। मशीन प्रोटेक्शन में है ना, मान लो मशीन रखा हुआ, उसके ऊपर पानी गिर रहा है ना, ये देखना है कहीं मशीन से दूसरे लोगों को, वर्कर को तो नुकसान नहीं हो रहा, कहीं वर्कर का हाथ ना कट जाए, वर्कर को हार्म ना पहुंचा दे, है ना। प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्शन देगा और प्रॉपर्टी को देखेगा कि प्रॉपर्टी की वजह से किसी को हार्म ना पहुंचे, है ना। फिर इंडिविजुअल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर्टी का तो प्रोटेक्शन करेगा ही, साथ में इंडिविजुअल को कैसे करेगा, देखेगा कि जो मेरा मशीन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बड़ा बड़ा मशीन रहता है, तो कहीं मशीन से लोगों को हार्म तो नहीं पहुंच रहा, वर्कर को हार्म तो नहीं पहुंच रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो वो सब सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का काम होगा। उसके बाद हो गया सब, हाँ कॉमर्स डिपार्टमेंट, सॉरी। फिर होगा कॉमर्शियल डिपार्टमेंट। बोल रहा है कि कॉमर्शियल डिपार्टमेंट जो होगा ना, इन्वॉल्विंग बाइंग सेलिंग, ये आपका सामान को बेचेगा, बाय करेगा सेल करेगा। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विस, ये आपके सामान को बेचेगा, आपके कंपनी में जो सामान तैयार हो गया ये आपको बेचेगा, जाके बाय एंड सेलिंग करेगा। ओके, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ना आपका ऑर्गेनाइजेशन में, सबसे रोल जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ना, वो है मैनेजरियल डिपार्टमेंट।
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल। इन्होंने बोला कि जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ना वो है मैनेजर। एक मैनेजरल डिपार्टमेंट बनाइए, मैनेजरल डिपार्टमेंट में मैनेजर होगा। तो मैनेजर जो है ना, मैनेजर जो ऐसी नहीं करेगा, मैनेजर मैनेजर फंक्शन करेगा, लेकिन उसको भी कुछ काम करने के लिए कुछ चाहिए। मैनेजर यहाँ पे नॉर्मली रैंडमली काम नहीं करेगा, मैनेजर को भी यानी एम है ना, एम को काम करने के लिए प्लानिंग चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, कमांड चाहिए, कोऑर्डिनेटिंग चाहिए और कंट्रोलिंग चाहिए। अभी मैं ये भी बताऊंगी। अच्छा, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करके नहीं लाई हूँ, मैं समझा दे रही हूँ, ठीक है ना। शॉर्टकट में लाई हूँ, इस वजह से ऐसे लाई हूँ। आ जाओ। बोला कि एक मैनेजर को काम करने के लिए 5 फंक्शन चाहिए, एक मैनेजर को 5 काम करना पड़ेगा। देखो सबका इंडिविजुअल ड्यूटी बोला, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मैनेजर के बारे में मैनेजरल डिपार्टमेंट को बोला कि जो मैनेजर डिपार्टमेंट रहेगा ना उसको 5 फंक्शन करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 5 फंक्शन करना पड़ेगा। वो 5 फंक्शन का नाम क्या है? पी ओ सी सी सी। अभी हम लोग पढ़ेंगे। देखो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशंस, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, अब मैं एक एक करके बता रही हूँ। प्लानिंग का मतलब देखो मैनेजर ही तो पूरा डिपेंड करता है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में अगर कोई सीईओ के बाद कोई अगर हाई पोस्ट होता है तो वो मैनेजर होता है, क्योंकि मैनेजर ही पूरा संभालता है। तो मैनेजर पे ही पूरा जिम्मेदारी है। तो मैनेजर को ही सब प्लानिंग वगैरह सब चीज करना है। अब कोई प्रोजेक्ट मिलता है, जैसे गवर्नमेंट का मैं अभी बताएंगे तुम लोग, जो हम लोग का नेट का सर्वर बनता है जहाँ पे हम लोग ऑनलाइन एग्जाम देते हैं, वो टीसीएस तैयार किया है। तो टीसीएस तैयार हो तो गवर्नमेंट थोड़ी जाके तुम्हारा ये मैनेजर से बात करता है। देखो, सबसे पहले वो प्रोजेक्ट टीसीएस को मिला, टीसीएस मैनेजर के हाथ में दे देता है कि ये तुमको तैयार करना है। तो क्या मैनेजर तैयार करता है? बिल्कुल भी मैनेजर तैयार नहीं करता। मैनेजर के अंदर जो इंजीनियर वगैरह रहेंगे वो लोग तैयार करता है। अब देखो कैसे तैयार होता है, आ जाओ मैं बता रही हूँ। मैनेजर क्या करेगा? मैनेजर सबसे पहले प्लान करेगा। मान लो कि मैनेजर को कोई प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है ना, मैनेजर को कोई प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है। याद रखना कि मैंने बोला फैट सीएम में सबका काम बता दिया, लेकिन मैनेजर को 5 काम इंपॉर्टेंट करना है। पॉक पॉक काम इसको करना है। पॉक को काम करने में पहले क्या करेगा मैनेजर? प्लानिंग करेगा। पहले मैनेजर प्लान बनाएगा अपना दिमाग में, मुझे बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है तो मुझे प्लान बनाना पड़ेगा। तो उसने माइंड में अपना एक प्लान बनाया, प्लान बना के अपना ऑर्गेनाइज किया। ऑर्गेनाइज का मतलब उसको जो जो इंजीनियर लेना रहता है, कंपनी में ऐसे होता है, एक मैनेजर होता है, उसको कोई प्रोजेक्ट मिला तो वो अपना मर्जी से जिस जिस इंजीनियर को अपने अंदर रखना होगा वो रख लेगा। तो नाम सेलेक्ट किया, मान लो कि ए बी सी डी, ये सब कंपनी में सब काम करे, ये सारे इंजीनियर हैं। एक तो इंजीनियर होते नहीं है, ई एफ जी एच, इतने सारे लोग हैं। तो अब वो सबको बोलेगा कि मैं किसी किसी को चूज कर रहा हूं, तो इस सबको ऑर्गेनाइज बोलेगा आ जाओ, सब एक जगह आ जाओ। इतने लोगों को ले लिया, डी तक का उन्होंने ले लिया, 4 लोगों को, 4 इंजीनियर को उसने ऑर्गेनाइज कर लिया। बोला मैंने 4 इंजीनियर को रखकर मैं अपना प्रोजेक्ट तैयार करूंगा, ठीक है ना। और भी जिसको जिसको लेना होगा, जो जो डिपार्टमेंट से सबको ले लेगा, ठीक है ना। सबको क्या किया? ऑर्गेनाइज किया एक जगह, आ जाओ सब एक जगह, बी सी डी, बोला आ जाओ। एक जगह सबको बुला लिया। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या? सबको एक जगह बुलाना। सबको एक जगह बनाया, पहले प्लानिंग बनाया कि मुझे प्रोजेक्ट को कैसे डील करना है। फिर बोला सब एक जगह आ जाओ, सब आ गए एक जगह। सबको कमांड दिया, कमांड दिया, देख लो कमांड दिया, तुमको ये काम करना है भाई, जो बात है क्लियर, ठीक है। ए ए को एक काम दे दिया, बी को दूसरा काम दे दिया, सी को दूसरा काम दे दिया, डी को तीसरा काम दे दिया, ठीक है। पहले कमांड किया, उसके बाद बोला कोऑर्डिनेटिंग। अब बोला कि सुनो, अब तुम लोग के मान लो ए बी सी डी का जाने पहचान नहीं है किसी से, मान लो ए बी का है लेकिन सी डी का नहीं है ना, बोलेगा कोऑर्डिनेशन बनाओ, एक दूसरे से दोस्ती करो, क्योंकि काम ऐसी होगा, जब आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन होगा ना तभी दोस्ती होगा, तो एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छा काम करेंगे। तो फिर पहले उन्होंने कमांड दिया कि तुम लोग को ए बी सी डी को ये काम करना है, तुम लोगों चारों को मिलकर इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, ठीक है। ठीक है, तुमको हम लोगों को गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट बनाना है, उस प्रोजेक्ट पे तुम लोग चारों को काम करना है। चारों को बोलेगा आपस में कोऑर्डिनेट बना के रखो, आपस में दोस्ती बनाओ, ठीक है। अब जब ये लोग आपस में काम करेगा कोऑर्डिनेट बना के, चाहे ए बी सी डी काम करेगा ना, तो अब इन लोगों को कंट्रोल कौन करेगा? मैनेजर कंट्रोल करेगा, लास्ट में इन लोगों को कंट्रोल करेगा, ठीक है ना। लास्ट में कंट्रोल आ रहा है, याद रखो, पहले हुक्म देगा, फिर कोऑर्डिनेट करेगा, फिर कंट्रोल करेगा, याद रख लो। हो गया। ऊपर से हम लोग पढ़ लिए कि फ्यूल क्या बोलते हैं, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 6 एक्टिविटीज होनी चाहिए, है ना। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, फैट सीएम होना चाहिए, फाइनेंशियल, अकाउंट, टेक्निकल, सिक्योरिटी, कॉमर्शियल, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए उन्होंने बोला कि मैनेजमेंट को
फाइव फंक्शन करना पड़ेगा कोई भी काम करने के लिए। फाइव फंक्शन क्यों भाई? क्योंकि वो मैनेजर ही मेन होगा, है ना, तो उसको फाइव फंक्शन करना पड़ेगा। पांच फंक्शन क्या है? तो पांच फंक्शन में मैं बता दी, प्लानिंग करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, कमांड करेगा, फिर कोऑर्डिनेट करेगा, फिर लास्ट में कंट्रोल करेगा। ठीक है, स्टोरी याद रखना बिल्कुल ऐसी। उसके बाद बोला कि जो मैनेजर होगा या एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो नॉर्मल पर्सन नहीं होगा। सुनो, जो मैनेजर होगा ना, देखो मैनेजर का ऐसी नहीं मिलता। मैनेजर का सैलरी भी तुम लोगों को पता होगा कितना होता है, 5 लाख 6 लाख सैलरी रहता है। उन लोगों को यूएस भेज दिया जाता है, बहुत बहुत सैलरी रहता है। ठीक है, मैनेजर का सैलरी बहुत बहुत रहता है, 4 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे करके सैलरी रहता है। कंपनी पे डिपेंड करता है कितना, लेकिन सैलरी इतनी रहता है, ढेरे ढेरे सैलरी रहता है उन लोगों का। तो बोला कि मैनेजर भी कैसा होगा, फ्योल बोल रहा है कि मैनेजर कैसा होगा। मैनेजर बोलो या एडमिनिस्ट्रेटर बोलो, बोला एक मैनेजर या एडमिनिस्ट्रेटर, उनकी उनके अंदर कुछ एबिलिटी होनी चाहिए, कुछ एबिलिटी। ऐसी नहीं रैंडमली कोई बीमार आदमी को लाके हम मैनेजर नहीं बनाएंगे। किसको मैनेजर बनाएंगे? जिसके अंदर कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। मैनेजर के अंदर कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या? 6 क्वालिटी होनी चाहिए। एक तो फिजिकल फिट होना चाहिए, देखने में लगे हाँ मैनेजर है, हाँ भाई ये मैनेजर है। दूसरी भाई मेंटल फिट होनी चाहिए, पागल ना हो। तीसरे उसके अंदर मॉरलिटी होनी चाहिए। देखो मॉरलिटी होगी तभी वो अपने वाले एम्प्लॉय के साथ अच्छा काम कर पाएगा, है ना। फिजिकली फिट होना चाहिए, देखने में लगना चाहिए हाँ ये है मैनेजर। मेंटली फिट होना चाहिए, पागल नहीं होनी चाहिए। मॉरलिटी होनी चाहिए, जेन्युइन नॉलेज होना चाहिए, उसे जो बात पूछे बता दे। स्पेशल नॉलेज भी होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तुम सुनो, कभी भी जैसे जो फ्रेशर्स इंजीनियर गया है, कभी भी तुम देखना बड़ा बड़ा कंपनी में, कभी किसी फ्रेशर्स को है ना तुम इंजीनियर नहीं बनाता है। जब 4 साल 5 साल 6 साल वो जॉब कर लेता है, एक्सपीरियंस हो जाता है, तब जाकर उसको मैनेजर का पोस्ट मिलता है। ठीक है, तो जो मैनेजर आप उसी को बनाए जिसके ऊपर जिसके पास खूब एक्सपीरियंस हो। तीन तो नॉलेज से ही जुड़ा हुआ है, जनरल नॉलेज, स्पेशल नॉलेज, एक्सपीरियंस, है ना। ऊपर फिजिकल नॉलेज, मेंटल नॉलेज और मोरल। ठीक है, हो गया। ये वाला पेज क्लियर हुआ कि नहीं? मैं चेंज करूं? ओके। अब देखो ये 14 प्रिंसिपल भी याद करना, एग्जाम में आया था। स्प्रीत दे क्रॉप्स, स्प्रीत दे क्रॉप्स वाला आया था, पता नहीं सेट में आया था कि नेट में आया था, लेकिन हाँ, तो इसलिए हम लोग को पढ़ना है, एक एक करके पढ़ना है, समझना भी है। और इसका मैं याद करने का ट्रिक मैं आज देख रही हूँ, रात में तुम लोगों को सेंड कर दूंगी अगर मुझे मिल गया तो। ठीक है, आ जाओ। फिर ये लास्ट पेज है, घबराना मत। फ्योल बोलते हैं कि देखो हम लोग क्या क्या पढ़े, हम लोग पढ़े कि एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 6 एक्टिविटीज होनी चाहिए। ठीक है, 6 एक्टिविटीज के बाद क्या बोले हुए, 6 एक्टिविटीज में लास्ट में फैट सीएम होना चाहिए, है ना, फैट सीएम। ठीक है, फैट सीएम में लास्ट में एम आया, तो एम को 5 फंक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, 5 फंक्शन का नाम क्या था? पीकॉक, पॉक। ठीक है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग। ठीक है, कंट्रोलिंग। उसके बाद इसके अंदर 6 एबिलिटी होनी चाहिए, ये पढ़ लिए। फिर बोला कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना 14 प्रिंसिपल आपको बना के रखना पड़ेगा। 14 प्रिंसिपल आपको पूरा ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट चलाने के लिए, आपको ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली रन कर पाए, ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी हो, अच्छा आउटपुट आए, अच्छा काम करे, उसका इफेक्टिवनेस ग्रो हो, उसके लिए आपको 14 प्रिंसिपल बना के रखना होगा। ये भी क्वेश्चन आता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैनेजमेंट के लिए या ऑर्गेनाइजेशंस के लिए 14 प्रिंसिपल किसने दिया? तो हेनरी फ्योन ने दिया। सबसे पहली बार ये क्या बोलते हैं कि डिवीजन ऑफ वर्क। अब आ जाओ, वो देखो, जो पर्सन जिस काम में स्पेशलाइज हो उसको वो काम दे दो। कहने का मतलब है ए इंजीनियर है, और बी क्या करके आया? कॉमर्स, एमएससी एम कॉम करके आया है मान लो। ठीक है ना, और बीसीए वगैरह भी करके आया, ठीक ना। सी, ठीक है, सी क्या करके आया तुम्हारा? इसने एच एमबीए भी किया है, इसने एमबीए भी किया है, और इंजीनियरिंग भी करके आया है। ठीक है, तो बोला जो पर्सन जिस काम में स्पेशलाइज हो उसको दे दो। जो इंजीनियर है ना उसको टेक्निकल डिपार्टमेंट का काम दे दो। ठीक है, जो तुम्हारा बीसीए वगैरह करके आया उसको कॉमर्स डिपार्टमेंट वाला काम दे दो, अकाउंट वाला काम दे दो। ठीक है ना, और जो इंजीनियर भी है और एमबीए भी किया उसको एचआर वाला काम दे दो। ठीक है ना, जो पर्सन जिस काम में स्पेशलाइज है ना उसको वो काम करने दे दो। उससे क्या होगा मैं बता रही हूँ, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, आपका प्रोडक्ट इंक्रीज होगा। जो पर्सन जिस काम में माहिर है ना वो काम वो अच्छे से करेगा। ठीक है,
allowing individual to focus on a specific task situated of their skill। अब जो पर्सन जिस चीज में माहिर है, जो पर्सन जिस चीज में स्पेशलाइज है, वो पर्सन वो काम करेगा ना, उसको बहुत अच्छा लगेगा करने के लिए। ये तो सुनो, मेरा काम क्या है, टीचिंग, तो मैं टीचिंग अच्छे से कर लूंगी, लेकिन मुझे अगर कोई दे देगा दूसरा काम करने के लिए कि जब भाई तो बैंक में बैठ के कोई काम कर, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे लगेगा मुझे टीचिंग करना बहुत पसंद है, तो मैं टीचिंग ही करूंगी। तो इसलिए जो पर्सन जिस चीज में स्पेशलाइज है उसको वो काम दीजिए, तब जो क्योंकि उसको उसको उस पर्सन को उस चीज में स्किल्ड है ना, तो वो काम वो अच्छे से करेगा। हो गया। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, देखो पहले पहले डिवीजन ऑफ लेबर, उसके बाद है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो 14 प्रिंसिपल में अगर कुछ ना भी याद रहे ना, कुछ कुछ भी रह जाए तो कोई बहुत बड़ा बात है। चलो देखते हैं, आ जाओ। मैनेजर मस्ट हैव द ऑथोरिटी टू गिव ऑर्डर। देखो मैनेजर के अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो ऑथोरिटी दे पाए, किसको दे पाए, अपने एम्प्लॉय के दे पाए, ठीक है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर टास्क आर कंप्लीटेड, बोल रहे कि जब आपका ऑर्गेनाइजेशन में ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को साथ होना चाहिए, ठीक है ना। अगर एक चीज दोनों में से कोई भी रहेगा ना तो मामला गड़बड़ा जाएगा। कैसे, देखो अगर मैं खाली ऑथोरिटी दे रही हूँ, ठीक है ना, अगर मैं सिर्फ खाली ऑथोरिटी दे दूंगी मैनेजर को कि तुम्हारे ऊपर पूरा फुल पावर है, जो करना करो, ठीक है ना, बोला मैनेजर को ऑथोरिटी भी दो और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो। अगर खाली मैनेजर को हम ऑथोरिटी दे देंगे कि तुम्हारे ऊपर सिर्फ तो ऑथोरिटी है, एम्प्लॉय को जो करना है करो, मार दो, तो ये क्या करेगा पता है, ये क्या करेगा, कोई एम्प्लॉय है इसका बात नहीं माना, उसको हो सके उसके साथ अच्छा बिहेव ना रखे, मेरे पास तो पूरा पावर है, मुझे जो मन करेगा वो करूंगा, तुमको निकाल दूंगा, फेंक दूंगा, नहीं, मैं तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रहा हूँ। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, ऑथोरिटी है तुमको, मैं तुमको पावर दे रहा हूँ काम कराने के लिए, लेकिन तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रहा हूँ कि तुमको 10 दिन के अंदर ये प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है। अब उसको जब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अब जब वो एम्प्लॉय के साथ अच्छे से बात करेगा कि भाई देखो मुझे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला हुआ है ना, तो प्लीज अच्छे से ये काम करेंगे, तो ये एम्प्लॉय के साथ अच्छा रखेगा, ये एम्प्लॉय के साथ अच्छे से रहेगा, अच्छे से बिहेव करेगा। क्यों, क्योंकि इसको टास्क पूरा करना है, और टास्क पूरा करवाएगा किस एम्प्लॉय से, है ना, क्योंकि इसको ऑथोरिटी भी दिया कि तुम काम करो एम्प्लॉय से, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया कि तुमको 10 दिन में प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करना है, मतलब पूरा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना 10 दिन में। तब ये एम्प्लॉय से आके अच्छा से बात करवाएगा, अच्छे से काम करवाएगा, अच्छे से कोऑर्डिनेट करेगा, अच्छे से उनको कंट्रोल कंट्रोल करेगा, सॉरी, अच्छे से उनको कंट्रोल करेगा, अच्छे से उनको ऑर्डर देगा, है ना, अच्छे से उनको हर बात समझाएगा। तो इस तरह से जो टास्क है ना कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैनेजर को दोनों चीज दे दिया गया ना, ऑथोरिटी भी दे दिया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दिया गया। अगर सिर्फ ऑथोरिटी देते तो वो पागल ही हो जाता, ए जल्दी काम करो, तो हालत खराब कर देंगे। अब बोलेंगे नहीं 10 दिन में काम कर, अरे बाप रे, मेरे को दोनों चीज मिला, ऑथोरिटी भी तो मिला है, साथ में मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल गया। ऑथोरिटी दे देते तो डिक्टेटरशिप हो जाता है ना, तो दोनों दे देंगे तो डर है कि मुझे 10 दिन में काम करवाना है, तो मुझे इनको पूजना ही पड़ेगा, है ना, बोलना पड़ेगा भैया अच्छे से काम कर भैया, इनको कंट्रोल भी करना पड़ेगा, इनको देखना भी पड़ना पड़ेगा, आलसी नहीं बनेंगे हम, है ना, हमको बार बार आके चेक करना पड़ेगा मेरा इंप्लॉय काम कर रहा है कि नहीं, नहीं काम कर तो मैं उनको समझाऊंगा, मोटिवेट करूंगा, कोई ना कोई तरीके से काम करने के लिए तैयार करूंगा, ठीक है। डिसिप्लिन, एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। देखो इम्प्लॉयज मस्ट अधेर टू ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड एग्रीमेंट। देखो ऑर्गेनाइजेशन तभी ग्रो करेगा, तभी नाम करेगा, जब तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन होगा। अन अकेडमी क्या है, अन अकेडमी एक क्या है तुम्हारा, अन अकेडमी एक ऑर्गेनाइजेशन है ना। तुम देखती हो अन अकेडमी का कोई भी टीचर विदाउट विदाउट यूनिफॉर्म का नहीं रहता है, वो लोग यूट्यूब पे पढ़ाओ या वो क्लास में भी पढ़ाते हैं, उन लोगों को यूनिफॉर्म पहनना ही पहनना है हर हाल में, गर्मी हो ठंडा हो सर्दी हो, वो यूनिफॉर्म उन लोगों को पहनना ही है। क्यों, वो ऑर्गेनाइजेशन का रूल है, वो डिसिप्लिन है, तो आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। तो इन्होंने बोला कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन फॉलो कर दो, कि हर ऑर्गेनाइजेशन को क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन का दिखेगा, जब डिसिप्लिन फॉलो होगा ना तो दिखेगा कि नहीं ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है, देखो ये कितना डिसिप्लिन फॉलो कर रहा है, कितना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। रुक जाओ, मुझे चाल में लगाना पड़ेगा। हाँ, तो वही बात बोल रही हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होना जरूरी है। फिर क्या बोल रहा है, देखो यूनिटी ऑफ कमांड, इसको तो इंडिविजुअल भी पढ़ेंगे, यूनिटी ऑफ कमांड। बोला आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है मैं बता रही हूँ, सुनो, ये इंडिविजुअल भी क्वेश्चन आता है। देखो ये मान लो कि सुपीरियर है, सुपीरियर का मतलब क्या है, एम्प्लॉय, और एक तुम्हारा सब ऑर्डिनेट है, सब ऑर्डिनेट का मतलब एम्प्लॉय। तो बोल रहा है कि एक के सुपीरियर जो है ना और एक एम्प्लॉय है, तो ये सिर्फ इसी का बात मानेगा और किसी का नहीं, ठीक है ना। चलो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, सुनो। कहने का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना,
मैं बताती हूँ, मैं यूनिवर्सिटी का एग्जांपल देती हूँ। देखो, काजी नजरुल यूनिवर्सिटी में एक एचओडी होता है, एक एचओडी होता है, ठीक है ना। तो जितने भी प्रोफेसर होते हैं वो किसका बात मानते हैं? एचओडी का बात मानते हैं, ठीक है, एचओडी का बात मानते हैं। तो ये हो गया यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है ना। बोले कि जब जब एक एम्प्लॉय, ठीक है ना, जब एक एम्प्लॉय सिर्फ एक ही सुपीरियर का बात मान रहा ना, तो उसको हम लोग यूनिटी ऑफ कमांड बोलते हैं, ठीक है ना। ओनली वन सुपीरियर का बात, अगर एम्प्लॉय एक सुपीरियर का बात मान रहा ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, each employee, हर एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। एग्जाम में बिल्कुल यही क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ए यूनिटी ऑफ कमांड, और ऑप्शन में तुम्हारा रहता है कि each employee should receive order from ओनली वन सुपीरियर। जब हम एक सुपीरियर का बात को मान रहे हैं, जब सिर्फ हम एक सुपीरियर के ऑर्डर को ही फॉलो कर रहे हैं, उसको यूनिटी ऑफ कमांड बोलेंगे, ठीक है। तो मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मैनेजर है, ठीक है, और ये एम्प्लॉय है। तो ये जो एम्प्लॉय है ना, ये सिर्फ इन्हीं का बात मानेगा, ये वाला मैनेजर का बात नहीं मानेगा। क्यों? मैं इस मैनेजर के अंदर काम करूँ तो मैं सिर्फ इनका ही बात मानूंगा। जब मैं एक मैनेजर का बात मान रही हूँ ना, तो वो हो जाएगा यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है? देख लो, मैं पूछूंगी कि सिर्फ एक ही सुपीरियर का बात को मानना। Each employee should receive order from only one superior। जब मैं एक सुपीरियर का ऑर्डर को फॉलो कर रही हूँ, जब मैं एक सुपीरियर के बात को मान रही हूँ, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब देखो क्या है? The organization should have a single plan of action to guide the effort of manager and worker। बोला कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब पता है तुमको? डायरेक्शन क्या है? जब सब एक ही डायरेक्शन में जा रहा, समझ में आ गया? बोला है कि आप ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक ही प्लान बनाएं, एक ही एक्शन बनाएं। बस जो प्लान, जो एक्शन बनाए ना, उसी पे सबको फॉलो कराइए, सभी वर्कर को, ठीक है ना। मान लो कि आपने किसको किसको लिया था, आपने ए बी सी डी को लिया था, तो ए बी सी डी को आप एक ही प्लान बताइए, एक ही एक्शन करने को बोलिए, तब तो आपका है ना जो प्रोजेक्ट है वो जल्दी से तैयार हो पाएगा, जब सब एक ही वे में काम करेंगे। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है कि सिंगल प्लान या सिंगल एक्शन करना, ठीक है। अब आ जाओ सबऑर्डिनेशंस। जो नहीं समझ में आएगा तुम लोग बोलना कि मुझे ये नहीं समझ में आया, एक बार फिर से समझा दीजिए, ठीक है। उसके बाद आया सबऑर्डिनेशंस ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, ठीक है। द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रेसिडेंस ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। बोला एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जनरल इंटरेस्ट होना चाहिए, ना किसी के इंडिविजुअल या सबऑर्डिनेट। देखो यहाँ पे मैं समझा दे रही हूँ, देखो ए बी सी डी, ठीक है। ये लोग, ये 3% कोई बात बोल रहे हैं मैनेजर को, ठीक है क्या? आप मेरा बात मान लीजिए, कोई मैटर है, मान लीजिए कोई चीज को, और ये डी बोल रहे हैं। तो फ्योल बोल रहे हैं कि आपको जनरल इंटरेस्ट को मानना चाहिए। जनरल इंटरेस्ट मतलब क्या? एबीसी, इनमें सभी, इनमें 3% का बात मिला हुआ है, तो आपको जनरल इंटरेस्ट को मानना है, ना कि किसी इंडिविजुअल इंटरेस्ट को मानना है, ठीक है ना। आपको इनका बात नहीं मानना, डी का बात को नहीं मानना है, जो ए बी सी जो बोल रहे हैं ना, वही बात को मानो। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जनरल इंटरेस्ट होना चाहिए, ना कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि फिर बोलते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा इंटरेस्ट होना चाहिए, जनरल इंटरेस्ट या इंडिविजुअल, इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए बल्कि जनरल इंटरेस्ट होना चाहिए, ओके। अब आ जाओ नेक्स्ट, रिम्यूनरेशंस। रिम्यूनरेशंस का मतलब होता है फेयर, फेयर कॉम्पेंसेशन शुड बी प्रोवाइडेड एम्प्लॉय फॉर देयर सर्विस। जो पर्सन जितना काम करा उसको उतना रिम्यूनरेशन दीजिए, मतलब जो पर्सन जितना काम करा उसको उतना पैसा दीजिए। अब देखो, कोई नाइट ड्यूटी कर रहा ना, और कोई डे, मान लो कि ए और बी है ना, आपका ए और बी को लिए, तो ए और बी जो है ना, ए जो है ये नाइट ड्यूटी भी कर रहा, और बी जो है वो सिर्फ डे ड्यूटी कर रहा। तो जो नाइट ड्यूटी कर रहा आप उसको एक्स्ट्रा चार्ज दीजिए, तो जो जितना काम करा उसको बिल्कुल उस तरीके से पैसा दीजिए, उसके सर्विस के अकॉर्डिंग पैसा दीजिए, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन, रुक जाओ एक मिनट, इसको मैं पहले डिलीट करती हूँ, उसके बाद में सेंट्रलाइजेशन का डिफिनेशन बता रही हूँ। देखो ये क्या बोल रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन शुड बी डिटरमाइंड बाय द नीड कैपेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये बोले एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों होना चाहिए। मैं बता रही हूँ, मान लो कि कोई डिसीजन लेना है, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई डिसीजन लेना है, आपको मैनेजर से तो मशवरा लेना है। क्यों? क्योंकि मैनेजर टॉप पोजीशन पे है। ये हो गया सेंट्रलाइज पोजीशन, है ना, ये सेंट्रलाइज पोजीशन है। तो आपको मैनेजर से जाके एडवाइस लेना है। आपने ले लिया अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि आप क्या बोल रहे हैं, मैनेजर से आपने डिसीजन ले लिया। आपको जो आपके जो मैनेजर के जो नीचे हैं, मैनेजर के नीचे कौन थे, ABCD पर्सन, इनसे भी जाके आपको मशवरा लेना है। तो जब आप इनसे जो एडवाइस ले रहे हैं ना, वो हो जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन। जब आप नीचे के लोगों से एडवाइस ले रहे हैं तो वो डिसेंट्रलाइजेशन, और जब आप मैनेजर से ले रहे हैं तो वो सेंट्रलाइजेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दोनों ही मेथड अप्लाई करना चाहिए। आप कोई पॉलिसी ला रहे हैं, आप किसी भी तरह का कोई एक्टिविटी कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आप जब डिसीजन लेना तो आप दोनों से लीजिए। आप नीचे लेवल के लोगों से भी लीजिए, आप ऊपर लेवल के लोगों से भी लीजिए, है ना। जो टॉप पोजीशन पे हैं उनके भी मशवरा जानिए कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, और जो नीचे जो लो लेवल पे हैं उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। इस तरह से अगर आप सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे ना एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटीज बढ़ेगी, ठीक है। इस तरह ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा, ठीक है ना। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन भी होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन। ऐसे इन्होंने सबसे ज्यादा फ्यूल ने सबसे ज्यादा सेंट्रलाइजेशन पे फोकस किया है। इन्होंने बोला लेकिन ज्यादा से ज्यादा सेंट्रलाइजेशन के बात पे फोकस करना चाहिए। इन्होंने ज्यादा फोकस किया है सेंट्रलाइजेशन पे, लेकिन इन्होंने थोड़ा बहुत बोला कि डिसेंट्रलाइजेशन भी होने चाहिए। अब यहाँ पे आ जाओ, स्केलर चेन। अभी मैं पढ़ा रही थी कि स्केलर चेन क्या है, मैं बोली थी कि जब आएगा तो मैं बताऊंगी। अब यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि स्केलर चेन क्या है। अभी मैं बता रही थी ना गैंग प्लान के बारे में, तो यहाँ मैं बता रही हूँ। पहले मैं इसको डिलीट करती हूँ, उसके बाद में बता रही हूँ। देखो, स्केलर चेन का मतलब क्या है वो बात समझ लो। पहले मैं एक पिक्चर बना रही हूँ, उसके बाद में बता रही हूँ। ये A है और ये B है, ठीक है, और ये C है और ये D है, ठीक है। बस समझो, अगर A को D से बात करना है, अगर A को D से बात करना है ना, तो पहले A को B से बोलना पड़ेगा, फिर B को C से बोलेगा, फिर C D, तब जाके D से बोलेगा कि A आपसे बात करना चाह रहा। मतलब पहले A जाके B को बोलेगा कि हाँ हाँ, ये काम करना है, तो फिर B जाके C को बोलेगा, फिर C जाके D को बोलेगा। तो इस तरह का जब एक ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम होता है ना, तो उसको बोला जाता है स्केलर चेन, ठीक है। देयर शुड बी एन क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू लोवेस्ट रैंक। बोला कि एक फ्योल बोलते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अथॉरिटी का जो लाइन है ना, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जो लोअर लेवल पे है, जिनका रैंक कम है, वो दिखना चाहिए कि हाँ वो कम है तो वो कम लेवल पे है, और जो मैनेजर है जो हाई पोस्ट पे, उनका दिखना चाहिए कि हाँ हाई पोस्ट पे है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी सब ऑर्डिनेट को बात करना है, तो उनको पहले अपने ऊपर से जो उनके ऊपर जो उनसे बात करना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर जो है उनके ऊपर उससे बात करना पड़ेगा, फिर जाके जो पर्सन जो टॉप में है तब वो उससे बात करेगा। तो इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्केलर चेन होना चाहिए। स्केलर चेन का मतलब क्या होता है कि क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू लोअर रैंक। जहां पे तुम्हारा क्या हो रहा है, एक कमांड बना हुआ है, चेन ऑफ कमांड बना हुआ है ना। यहाँ पे क्या बना हुआ है, चेन ऑफ कमांड बना हुआ है ना। यहाँ पावर का एक कमांड बना हुआ है ना। तो वो साफ दिख रहा कि ए जो है वो कम पोजीशन पे है बी से, बी जो है सी से कम पोजीशन पे है, और सी जो है डी से कम पोजीशन पे है। तुमको पूरा यहाँ पे ऑथोरिटी दिख रहा है कि ओ ये लोग कम कम पोजीशन पे हैं। तो इसको चैन ऑफ कमांड भी बोलेंगे। स्केलर चेन को क्या बोलेंगे, चैन ऑफ कमांड। अब यहाँ पे आता है गैंग प्लान का कॉन्सेप्ट। फ्यूल बोले कि सुनो भाई, मैं इतना भी स्ट्रीक नहीं हूँ, मैं इतना भी स्ट्रीक नहीं हूँ कि एकदम इतना बड़ा ऐसा मैं बना के रखूं। मैं आप लोगों को एक और उपाय देता हूँ। मान लो कि कोई अर्जेंट मैटर आ गया, ठीक है ना, कोई इमरजेंसी का सिचुएशन आ गया, और आपको बात करना है डी से, है ना। डी से बात है, सेम लेवल से आपको बात करना है डी से, ठीक है, और अर्जेंट बात करना है। तब आप क्या करो, लेवल जंप कर लो। सेम लेवल होना चाहिए लेकिन आप लेवल जंप कर लो। तो आप जब लेवल जंप करोगे ना, तो उसका नाम रहेगा गैंग प्लान, जो कि मैं अभी ऊपर उधर पढ़ाई थी।
है ना। मैं अभी पढ़ाई थी ना कि गैंग प्लांग होता है। तो सुनो, तो ये क्या बोले, मैं उतना भी बड़ा ये नहीं हूँ कि एकदम मैं ये इस तरह ऑथोरिटी बना दूंगा। अगर आपको बात करना है, एकदम इमरजेंसी है, तो आप लेबल जंप कर लो। लेबल जंप का नाम क्या है? गैंग प्लांग। एग्जाम में क्वेश्चन आया था इस बार 2025 में कि गैंग प्लांग का मतलब क्या है, तो आंसर हुआ था लेबल जंप। ठीक है, हो गया। स्केलर चेन का मतलब चैन ऑफ कमांड। ठीक है ना। स्केलर चेन को क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ ऑथोरिटी। अगर तुम्हारे से क्वेश्चन पूछे कि स्केलर चेन का मतलब क्या होता है, तो लाइन ऑफ ऑथोरिटी या चैन ऑफ कमांड। ठीक है, जहां पे तुमको ऑथोरिटी दिख रहा है, पता है कि कौन कौन से रैंक पे है। अब आ जाओ, बोला एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्डर फॉलो होना चाहिए, है ना। देखो, अब मैनेजर ऑर्डर देगा, वो लोग मानेगा ही नहीं, तो फिर कैसे काम चलेगा। फिर बोला एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इक्विटी होनी चाहिए। मैनेजर शुड ट्रीट एम्प्लॉय विद काइंडनेस एंड जस्टिस। उसको अपने एम्प्लॉय के साथ काइंडनेस और जस्टिस बना के रखना है। ठीक है ना। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल स्टेबिलिटी ऑफ ट्यूनर्स ऑफ पर्सनल। हाई एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी अवॉइड, मेंटेन द ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी। बोला एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखना है। ठीक है। उसके बाद बोला इनिशिएटिव्स। देखो यहाँ पे क्या बोला, इनिशिएटिव्स। इनिशिएटिव्स का मतलब क्या है कि प्रोजेक्ट, देखो यहाँ पे मैनेजर, हम क्या बोले थे कि मैनेजर प्लान करता है। प्लान करने के लिए वो क्या करता है, 4 आदमी को बुलाता है, ABCD। ठीक है। तो जब वो प्लान कर रहा ना, अब उस प्लान में ये लोग भी चाहेगा कि कुछ इनिशिएटिव में डालूं, तो फ्योर बोल रहा है कि आप इन लोगों का बात एक बार मानिए, इन लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। देखो, इनिशिएटिव्स का मतलब है इंप्लॉइज शुड बी इनकरेज टू टेक इनिशिएटिव एंड प्रपोज इम्प्रूवमेंट। बोला है कि अगर आपने जो प्लान बनाया, उस प्लान में अगर जो आपका जो वर्कर है, आपके नीचे जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वो अगर कुछ बोले कि सर इसमें ये ऐड कर दीजिए, तो आप उसके बात को लीजिए, आप उनके इनिशिएटिव को ले लीजिए। उससे क्या होगा, उनको इनकरेज फील होगा कि देखो जो मैनेजर है वो मेरा बात मान रहा है ना, मैंने जो इनिशिएटिव किया, मैंने जो अपने माइंड में आइडिया लाया, सर मेरे बात को इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, तो वो बहुत अच्छे से काम करेंगे। तो आपके प्रोजेक्ट बनने में इम्प्रूवमेंट होगा, आपका पर्पस अचीव करने में इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है। उसके बाद बोलो जरा स्प्रिट दे क्रॉप्स। Promoting team spirit will foster harmony, unity within the organization। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको हारमोनी बना के रखना है। ठीक है ना। जहां देखो कि लड़ाई झगड़ा मेरा, आप उसको प्रमोट करो, वहां स्प्रिट को प्रमोट करो, वहां पे दोस्ती कराओ, एक दूसरे के बीच में यूनिटी कराओ। स्प्रिट दे क्रॉप्स का मतलब है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूनिटी बना के रखना या हारमोनी बना के रखना। ठीक है, हो गया तुम्हारा ये। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन बताने के लिए तुम लोग तैयार रहना। ठीक है। गैंग प्लांग का मतलब क्या होता है? लेवल जंपिंग। बिल्कुल, जो एग्जाम में आया वही पूछेंगे। ठीक है ना। फ्यूल क्या है? फ्यूल क्या है, मैं अभी ऑप्शन दे रही हूँ। फ्यूल एक फॉर्मल थिंकर। बिल्कुल बिल्कुल फॉर्मल थिंकर, तुम लोग सही बोली। ठीक है। अब मुझे स्टेटमेंट सुनना, मैं क्या बोल रही हूँ। फ्यूल जो है ना, यहाँ देखना, फ्यूल फ्यूल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में फर्क करते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में फर्क करते हैं। मैं सही बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ? मैं लिखूं? डिड नॉट, है ना, वही तो। डू नॉट मेक एनी डिस्टेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। फ्यूल जो है ना, पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी फर्क नहीं करते हैं, कोई भी फर्क नहीं करते। फ्यूल पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी फर्क नहीं करते हैं। चलो, तुम लोग मुझे बताना, फैट सीएम का फुल फॉर्म क्या होगा? फैट सीएम का फाइनेंशियल, हाँ हाँ, टेक्निकल, हाँ, साइंटिफिक नहीं, नहीं साइंटिफिक नहीं, सिक्योरिटी 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 देखेगा, मशीन खराब है। हाँ 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 हाँ, कॉमर्शियल, बिल्कुल। और ये मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट को कितना फंक्शन बोला करने के लिए? फंक्शन के 5। कौन कौन बोला, जल्दी जल्दी बता दो। पहले क्या बोला? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग,
फिर कंट्रोल हो गया, याद हो गया ना? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग मुझे बताने के लिए तैयार रहना, मैं पूछ रही हूँ, ठीक है? मैं पूछ रही हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुक जाओ, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है, बताओ? एम्प्लॉय का जब एक एम्प्लॉय है वन सुपीरियर ओनली। हाँ ठीक है, एक ही सुपीरियर को ऑर्डर को फॉलो करेगा, सिर्फ एक ही सुपीरियर को ऑर्डर को फॉलो करेगा, बिल्कुल सही बोली। अच्छा, अब तुम लोग मुझे बताना एक चीज और मैं बता रही हूँ कि जो मैनेजर है या एडमिनिस्ट्रेटर होगा, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन या तो एडमिनिस्ट्रेटर पूछे या मैनेजर पूछे, एक ही होगा, ठीक है? तो जो एडमिनिस्ट्रेटर या जो मैनेजर है उसके अंदर कौन कौन सी एबिलिटी होनी चाहिए, कौन कौन सी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, वो बताओ? फिजिकल फिट होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए, मोरल फिट होना चाहिए, और स्पेशल नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, जनरल नॉलेज होना चाहिए, हाँ, और जीके का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बिल्कुल तुम लोग समझ में आ गया, ठीक है? सब समझ में आ गया। उसके बाद तुम्हारा 14 प्रिंसिपल तो समझ में आ गया, अभी मैं फौरन पढ़ाई हूँ, मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। ये ना पेपर 1 में भी आता है मैस्लो का, ठीक है? तो चलो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स, ठीक ना? मैचिंग आता है एग्जाम में, है ना? तुम लोग देखी होगी कि मैचिंग करने के लिए क्वेश्चन आता है, मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स आता है ना? तो चलो पहले पढ़ो, मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स। मैं अभी उस दिन क्वेश्चन सॉल्व कराई थी तो मैं पढ़ाई थी कि जब आपका एक नीड पूरा होगा ना, फिर दूसरा नीड आ जाएगा, ठीक है ना? तो अब्राहम मैस्लो क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन समझना। मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी इज ए कंसिडर वेरी सिग्निफिकेशनल हाईलाइट नीड ऑफ पीपल। इट इज ए साइकोलॉजिकल थ्योरी है, ये साइकोलॉजिकल थ्योरी है, ह्यूमन बिहेवियर, ये बिहेवियर से जुड़ा हुआ है। अगर क्वेश्चन आए क्या ये एक मोटिवेशन थ्योरी है, तो बिल्कुल हाँ, एक मोटिवेशन थ्योरी है। मैस्लो का जो थ्योरी है ना, ये मोटिवेशन थ्योरी भी है, ये साइकोलॉजिकल थ्योरी भी है, ये बिहेवियरल थ्योरी भी है, ये सब में आ जाएगा, ठीक है? अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन कि अब्राहम मैस्लो जो है ना 1943 में एक थ्योरी इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम था हायरार्की ऑफ नीड्स, ठीक है? ये सजेस्ट करते हैं इस थ्योरी में, इट सजेस्ट दैट ह्यूमन नीड्स आर अरेंज इन ए हायरार्किकल ऑर्डर। बोला इंसान का जो नीड है ना, वो हायरार्की में अरेंज होता है। नीड, जरूरत, देखो कैसे, बोले पहले इंसान का नीड क्या रहेगा, पहले तुम्हारा नीड क्या रहता है, मैं 10 में पास कर जाऊं, अच्छे नंबर से पास कर जाऊं, प्लीज प्लीज प्लीज, पास कर गया, तुम्हारा दूसरा नीड आ गया, मैं 12 में अच्छे नंबर से पास कर जाऊं, मैं 12 में अच्छे नंबर से पास कर जाऊं, पास कर गई, अब मैं ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर से पास कर जाऊं, हो गया, अब मैं एमए मास्टर्स में अच्छे नंबर में पाऊं, हो गया मास्टर्स, अब मेरा नेट क्वालिफाई हो जाए, नेट क्वालिफाई हो गया, अब मैं प्रोफेसर बन जाऊं, प्रोफेसर बन गई, अब मैं कार वार ले लूं भाई, कार वार ले लूं, अब मेरा बिल्डिंग वेल्डिंग बन जाए, इस तरह नीड जो है ना हायरार्किकल ऑर्डर में आ रहा। मैस्लो बोले कि इंसान का जो नीड है ना, वो अरेंज होता है बिल्कुल हायरार्किकल ऑर्डर में। स्टार्टिंग होता है बेसिक फिजिकल नीड से, बोला एक्चुअल में इंसान का जो नीड स्टार्ट होता है ना, फिजियोलॉजिकल नीड से स्टार्ट होता है, लोअर लेवल नीड से स्टार्ट होता है, और पहुंचता कहां तक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक का, ठीक है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले इंसान का बेसिक नीड है, बेसिक नीड क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड, फूड, वाटर एंड वार्मथ एंड रेस्ट। सबसे पहले एक इंसान दम गरीब है, दम गरीब जो रोड पे रहता है, तो उसका पहले आ जाओ, उसके लाइफ पे हम लोग एनालिसिस करते हैं, उसकी जिंदगी का सबसे पहला पर्पस क्या होगा कि मुझे एक घर, मुझे खाना मिल जाए, मुझे पानी मिल जाए, है ना, मुझे वाटर मिल जाए, मुझे खाना मिल जाए, मुझे रेस्ट करने का कहीं पे जगह मिल जाए। जो रोड पे रहते हैं उनका क्या ख्वाहिश है, वो एक, मैं एक रैंडमली एक पर्सन को ले रही हूँ, उसको स्टडी कर रही हूँ, ठीक ना? मान लो ये कोई पर्सन है, ठीक है ना, मैं इसको ले ली, तो इसका इसका क्या है, पहले इसका पहला डिजायर क्या है, इसका पहला नीड क्या है कि मुझे खाना मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, नहीं सॉरी, मुझे खाना मिल जाए, पानी मिल जाए, ये सब मिल जाए, ठीक है ना? तो ये हो गया फिजियोलॉजिकल नीड, फिजियोलॉजिकल नीड, ये बेसिक नीड होता है, ठीक है? ये दोनों ही बेसिक नीड आएगा, ये बेसिक नीड है। उसके बाद जब उसको खाना कपड़ा रोज मिलने लगा, तब इसके दिल में एक बात आ रहेगा, अब मुझे एक घर मिल जाए, कब तक का रोड पे पड़ा हुआ रहूंगा, अब मुझे एक घर मिल जाए भाई, मैस्लो के अकॉर्डिंग। तो अब वो बोलेगा सेफ्टी नीड,
सेफ्टी नीड यानी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी यानी सेफ्टी, सेफ्टी और सिक्योरिटी का मतलब क्या, अब मुझे कोई घर मिल जाए तब तो मैं सिक्योर रहूंगी अपने घर में, तब तो सिक्योर रह सकती हूँ, जब मुझे घर मिलेगा तब तो मैं घर के अंदर सिक्योर रहूंगी, मुझे कोई मार नहीं सकेगा, रोड पे कब मुझे मार दे कोई क्या पता, है ना। तो ये हो गया सेफ्टी नीड। तो पहले आया फिजियोलॉजिकल नीड, फिर आया सेफ्टी नीड, फिर आएगा तुम्हारा बिलोंगिंगनेस एंड लविंग नीड्स। अब तुम घर में रह रही हो ना, अब तुम घर में रहोगी तो तुम सोचोगे कि वो पर्सन सोचेगा कि अब मैं थोड़ा अगल बगल से दोस्ती बढ़ाऊं, है ना, फ्रेंड बनाऊं अपना, है ना, फ्रेंड बनाओ, रिलेशनशिप बनाओ, इस तरह को इसके अंदर फीलिंग आएगा। ठीक है, तो अगल बगल से वो दोस्ती कर लिया, है ना, वो जो रोड पे रहने वाला इंसान घर पे आ गया, घर से बाद उसके बाद क्या हो गया, ये एक लालची बुढ़िया वाला कहानी हो गया। हम लोग एक लालची बुढ़िया वाला कहानी बहुत सुने थे कि पहले उसको घर दिया फिर देते थे तो लास्ट में खत्म। तो इस तरह एक तुम समझो कि कोई लालची इंसान है, उसको पहले घर कपड़ा फूड दिया, पानी दिया, फिर घर दिया, फिर लास्ट में बोलता है कि नहीं अब हमको दोस्ती चाहिए, फ्रेंड चाहिए। तो चलो भाई अगल बगल के लोग भी उससे दोस्ती कर लिया, ठीक है, एक नीड पूरा हो गया। अब उसके अंदर एक और नीड पैदा हो गया, ये नीड क्या है, फीलिंग ऑफ एक कॉम्प्लिसमेंट या प्रेस्टिसाइज। अब मुझे प्रेस्टिसाइज चाहिए, स्टेटस चाहिए। अब जिनको बोला मुझे स्टेटस दो, एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, सुनो मैं बता रही हूँ, तुमको प्रेस्टिसाइज कैसे मिलेगा, जब तुम पढ़ोगी तब ना। तो जिन बोला था जो मेहनत करो, तो ये पढ़ाई लिखाई करेगा, एस्टिमेट। ये पेपर 1 में क्वेश्चन आया था, पूछा था कि एडुकेशन कौन सा नीड में आता है, एडुकेशन पढ़ाई लिखाई, तो पढ़ाई लिखाई एस्टिमेट नीड में आएगा। तुमको प्रेस्टिजियस चाहिए ना, तुम प्रेस्टिजियस बनना चाहते हो, है ना, तुमको अब लग रहा है कि हम जॉब करें, तो जॉब कब करोगे, पढ़ोगे तब तो तुम जॉब करोगे ना। चलो पढ़ो, यही में पढ़ेगा जॉब भी लग जाएगा, चलो तुमको जॉब भी मिल गया, एस्टिमेट नीड भी पूरा हो गया, पढ़ाई किया जॉब मिल गया, चलो तुम्हारा ये भी नीड। अब पढ़ाई हो गया, जॉब लग गया, अब तुम्हारे अंदर आया, अब मुझे पॉपुलैरिटी मिलना चाहिए, अब मुझे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन चाहिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अब मुझे नाम चाहिए, नाम, अचीविंग वन फुल पोटेंशियल, पूरा पोटेंशियल, क्रिएटिविटी। अब मैं कुछ ऐसा करूँ ना भाई जिससे मेरा नाम हो जाए, अब मेरा नाम होना चाहिए, अब मैं कुछ क्रिएटिविटी करना चाहता हूँ, हो सके मैं कोई बुक लिख रहा हूँ, मेरे को नाम होने लगेगा, है ना। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जिसको बुलाता है, पॉपुलरिटी, फुल पोटेंशियल तुमको मिल जाएगा। इस तरह इंसान का नीड जो है ना, हायरार्किकल ऑर्डर में इंक्रीज होता है। एक नीड पूरा होगा दूसरा नीड आएगा, दूसरा नीड पूरा होगा तीसरा नीड आएगा। तो पहला क्या था, फिजियोलॉजिकल नीड, फिर सेफ्टी नीड, फिर सोशल नीड, फिर एस्टिमेट नीड, और लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तुम लोग देखी होगी मैं कितना बार ये क्वेश्चन सॉल्व करवाई हूँ, है ना, तुम लोग देखी होगी कि मैं कितना बार ये क्वेश्चन सॉल्व करवाई हूँ। मैस्लो का खत्म हो गया, ठीक है, अब ये दूसरा आया है, ये भी मोटिवेशन थ्योरी, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। मैस्लो में खत्म, मैस्लो का खत्म, अभी मैं मैस्लो को पूछूंगी, ये पढ़ाने के बाद मैस्लो पूछूंगी, तुम लोग माइंड में रखना, ठीक है। अब ये तुम्हारा हैसबर्ग का, हैसबर्ग से बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है, मैं बता रही हूँ। एक बार क्वेश्चन आया 2022 में कि इसमें से क्या हैसबर्ग का थ्योरी कौन सा थ्योरी है, ऐसे आया था। तो हैसबर्ग का थ्योरी मोटिवेशन थ्योरी, आ जाओ, मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी है, सारी ही मोटिवेशन थ्योरी है, जैसे मैस्लो का भी मोटिवेशन थ्योरी है, हैसबर्ग का भी मोटिवेशन थ्योरी है, ठीक है ना। तो हैसबर्ग ने जो थ्योरी है तो उसका नाम क्या है, आ जाओ पढ़ो, टू फैक्टर थ्योरी, या इसको मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी बोलेंगे। अच्छा इसमें पूरा नाम नहीं दिया हुआ ना, नहीं नहीं ये नहीं कराऊंगी, ये वाला मैं इसको बात कर रही हूँ, ठीक है ना, जिसमें नहीं है। आ जाओ यहाँ पे ऐसे याद हो जाएगा, देखो ग्रीस सैग्रीस, तुम लोग ये लोग क्वेश्चन भी सॉल्व की होगी, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग किसने दिया था, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाई थी 2025 का क्वेश्चन में, तो ग्रीस एग्रीस आंसर हुआ था, ठीक है। अब आ जाओ, सबसे पहले देखो ग्रीस एग्रीस जो है ना, वो एक थ्योरी देते, थ्योरी का नाम देखो, इमेच्योरिटी एंड मैच्योरिटी, इमेच्योरिटी एंड मैच्योरिटी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इमेच्योरिटी एंड मैच्योरिटी थ्योरी किसने दिया है, तो ग्रीस एग्रीस ने दिया है, ठीक है ना। इन्होंने एक बुक लिखा, बुक का नाम याद करो, पर्सनैलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये बुक 1957 की बुक है, ठीक है, ये बुक 1957 की है। अब यहाँ इनके थ्योरी के नाम क्या है, सॉरी इमेच्योरिटी एंड मैच्योरिटी है, यहाँ उल्टा हो गया है, मैच्योरिटी या इमेच्योरिटी नहीं है, पहले इंसान इमेच्योर होता है उसके बाद मैच्योर होता है, ठीक है ना। इमेच्योरिटी या मैच्योरिटी बोली या मैच्योरिटी इमेच्योरिटी थ्योरी बोले, ग्रीस एग्रीस का ही है, ठीक है ना। फिर इन्होंने एक और ट्रेनिंग दिया था जिसका नाम था सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन में आया वाला क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा गया था कि सेंसिटिविटी ट्रेनिंग किसने दिया, मैं ये क्वेश्चन 2 बार सॉल्व करवाई हूँ, ठीक है। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग किसने दिया है, तो ग्रीस एग्रीस ने दिया है, क्वेश्चन याद कर लो, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग किसने दिया है, ग्रीस एग्रीस ने दिया है, ठीक है।
उसके बाद इनका बुक का नाम याद करो, पर्सनालिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे इन्होंने एक और थ्योरी दिया है, फ्यूजन प्रोसेस थ्योरी। ठीक है, तो फ्यूजन प्रोसेस थ्योरी ग्रीस एग्रिस ने अकेला मिलकर नहीं दिया है, ये बहुत ही पहले का क्वेश्चन है, बहुत ही प्रीवियस क्वेश्चन है, ये बहुत पहले आता था कि फ्यूजन प्रोसेस थ्योरी किसने दिया है। ठीक ना, तो फ्यूजन प्रोसेस थ्योरी ग्रीस एग्रिस ही देते हैं, लेकिन दो थिंकर मिलकर देते हैं, एक का नाम है तुम्हारा E.W. बैक और दूसरा का नाम है ग्रीस एग्रिस। ग्रीस एग्रिस और E.W. बैक मिलकर फ्यूजन प्रोसेस थ्योरी देते हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग इसको बुक का नाम कैसे याद करेंगे, बुक का नाम अभी हम याद करेंगे, बताएंगे कैसे। देखो पहले ये समझ लो कि मैच्योरिटी थ्योरी का मतलब क्या होता है। मैच्योरिटी थ्योरी का मतलब क्या है, ये समझो। देखो बोला एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई इंसान पहला बार काम करने के लिए जाता है तो वो पहले इमैच्योर होता है, इमैच्योर होता है। तुम लोगों को तो इमैच्योर है मैच्योर का मतलब पता है ना क्या होता है, मैच्योर है इमैच्योर का मतलब भी पता क्या होता है। तो देखो जब तुम पहली बार कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जाओ, तुमको कुछ नॉलेज नहीं, तुमको कुछ पता नहीं चलेगा, बाबा टॉयलेट कहाँ है, बाबा ये तुम लोग देखी होगी पहले तो, मतलब पहला दिन जब यूनिवर्सिटी में जाती है तो तुम्हारे अंदर एक हेजिटेशन होता है, इमेच्योरिटी जैसा फील होता है, मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ, पता नहीं सर क्या बोलेंगे, इसका ऐसा टाइप का होता है इंसान, है ना। तो बोला कि पहले जब स्टार्टिंग में जब तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम करने पर्सन आएगा, कोई इंडिविजुअल काम करने आता है, तो वो पैसिव होता है। ठीक है ना, वो डिपेंडेंट होता है। क्यों डिपेंडेंट होता है, क्योंकि उसको अभी काम नहीं आ रहा। पैसिव मतलब क्या, उसको लग रहा है मैं नया नया हूं, मैं क्या करूं मैं क्या नहीं करूं, तो वो कुछ कर नहीं पाता, चुपचाप से रहता है बेचारा, चुपचाप से रहेगा, पैसिव रहेगा। ठीक है ना, तुम स्कूल का कॉलेज का ही एग्जांपल ले लो ना, यूनिवर्सिटी का ही एग्जांपल ले लो, कि क्या होगा कि पहले पहले तुम मान लो कि तुम क्लास में एंटर की, पहले से वहां और स्टूडेंट है, ठीक है ना, और तुमको ऐसा दिन जा रही जहां से पहला दिन क्लास का ना हो, दूसरा दिन हो, तुम गई, तो तुमको पैसिव फील होगा, तुम किसी से बात नहीं करोगी, है ना, इमेच्योरिटी फील होगा। फिर तुम डिपेंड करोगी, पूछोगी कि किसका कौन सा क्लास है, क्या होगा, तुम किसी पे दूसरे पे डिपेंड करोगी। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी बिल्कुल ऐसी होता है कि जब पहले पहले कोई इंडिविजुअल काम करने जाता है तो वो डिपेंड करता है दूसरे में, ठीक ना, जो कि इमेच्योरिटी डायमेंशन होता है उसका। उसके बाद वो क्या करता है, व्यू वे ऑफ बिहेव, वो कुछ ही बिहेव करेगा, कुछ ही काम करने के लिए कुछ वे अपनाएगा, क्योंकि उसको कुछ काम करने आ रहा है नहीं, सॉलो सैलो इंटरेस्ट होता है उसका, काम करने में इंटरेस्ट नहीं होगा। और तुम देखना पहला पहला दिन हम लोग जब जाएंगे क्लास में, ऐसा होता है बहुत बार, तो तुम गई और तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है तो तुमको अच्छा नहीं लगेगा, पढ़ने में तुमको अच्छा भी नहीं लगेगा। बाकी यार हम लोग जब थे मास्टर्स में, तो हम लोग तो पहले ही दिन गए थे, तो उसके रोल नंबर के अकॉर्डिंग सब आ रहा था, मतलब वेटिंग लिस्ट में था, जिसका नहीं होता उसी करके आ रहा था। तो बहुत दिन बाद 10 दिन बाद एक लड़की आई, ठीक है, तो वो आई, अब सबका फ्रेंड बन गया था, सबका अपना 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 सब फ्रेंड बन गया था। तो वो लड़की आई, उसको अच्छा नहीं लगा तो वो नाम कटा के भाग गई। क्यों, क्योंकि उसका सोलो इंटरेस्ट हो गया, कोई उससे बात नहीं कर रहा था, है ना, ऑकवर्ड फील होने लगता है इंसान को। फिर शॉर्ट टाइम पर्सपेक्टिव, अब जब वो इमेच्योर रहेगा ना तो उसको वो कुछ बता नहीं पाएगा, हेजिटेशन देखेगा, उससे कोई पूछेगा कि बताओ तुमको कैसा लगा ऑर्गेनाइजेशन, तो कुछ नहीं बोलेगा, कुछ छोटा ही बात बोल के चुप हो जाएगा। पहले पहले दिन तुम क्लास में गए, सर आए तुमसे पूछे, तुम एकदम कुछ नहीं बोल पाओगी, बस एकदम ऐसे सडनली तुम खड़ा हो जाएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोलूं। उसके बाद बोला कि सबऑर्डिनेट पोजीशन होगा, तुमको अपने आप को इंफीरियर फील लगेगा, अल्लाह सब अपने आपस में बात कर रहा, मैं किसी से नहीं कर रही हूँ, तुमको अपने अंदर एक इंफीरियर फील आएगा। उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में होता है, लेक ऑफ सेल्फ, ये क्या है भाई, लेक ऑफ सेल्फ, एक मिनट रुको, इसको मैं हाइड कर रही हूँ, ठीक है, हटा ही देती हूँ। हाँ, दिख रहा ना, स्क्रीन है ना, हाँ ठीक है। देखो हाँ, सेल्फ ऑफ लेक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, तुमको लगेगा कि मैं खुद कम जानती हूँ, खुद से खुद नॉलेज कम होगा, तो बिल्कुल एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ऐसी होता है। तुम्हारा अगर कोई फ्रेंड व्रेंड होगा, कोई भाई भाई होगा, तुम पूछना कि आपका पहला दिन कंपनी के, अगर कोई कंपनी में कोई काम करता है, कोई भाई भी या कोई फ्रेंड कोई भी, पहला दिन का एक्सपीरियंस पूछना, कुछ दिन का एक्सपीरियंस पूछा तो तुमको बिल्कुल यही बताएगा कि अरे पहले पहले तो कुछ समझ में नहीं आता, इंसान क्या करे, कुछ नहीं, रहते रहते ना समझ में आएगा। पहले इंसान पैसिव फील करता है, फिर डिपेंडेंट, दूसरा से बार बार पूछता है कि मैं टॉयलेट कहाँ जाऊँ, अच्छा मैं ये फाइल किसको दूं, कहाँ ऑफिस है, ये सब व्यू वे ऑफ बिहेव करेगा, सैलो इंटरेस्ट आएगा, शॉर्ट टाइम पर्सपेक्टिव होगा, सब ऑर्डिनेट पोजिशन फील होगा उसको, लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस आएगा। अब तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इमेच्योरिटी में कौन आएगा, पैसे पैसिव आएगा, है ना, डिपेंडेंसी आएगा,
व्यू वे ऑफ बिहेव आएगा, सैल्यू इंटरेस्ट आएगा, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव आएगा, सबऑर्डिनेट पोजीशन आएगा, लेक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस आएगा। अब आ जाओ मैच्योरिटी। अब तुम रह रही हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, काम कर रही हो, अब तुम मैच्योर हो गई ना। अब मैच्योर हो गई तो तुम एक्टिव हो गई, तुमको पता मुझे क्या काम करना है, कैसे करना है ना। उसके बाद क्या है कि तुम है ना, ये क्या नाम है, तुम इंटरडिपेंडेंस रहोगी, मतलब तुम किसी पे डिपेंड नहीं करोगी, इंडिपेंडेंट हो, बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, जो मान जाए तुमको, तुम किसी के बताने पे नहीं चलोगी, कोई तुमको बताने वाला नहीं है। मतलब एक होता है तुम पहला दिन काम में गए तो तुमको सब बताएगा देखो ये मत करना वो मत करना, लेकिन अब तुम अपने खुद अपना जो मन कर रहा कर रही हो, ऑफिस जाने में कहाँ मुझे जाना है ये भी तुमको पता है ना। उसके बाद डाइवर्स बिहेवियर हो गया, डाइवर्स बिहेवियर, डीप इंटरेस्ट हो गया, अब तुमको काम में मन भी लग रहा है, अब तुमको काम में मन भी लग रहा है, तुम्हें डीप इंटरेस्ट हो गया। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, अब तुमसे कोई पूछेगा कि बताओ क्या है तो तुम बता सकती हो। अब तुम फील करोगे कि मैं सुपीरियर पोजीशन पे हूँ, है ना, सुपीरियर पोजीशन, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस एंड कंट्रोल आ गया, तुमको पता, तुमको नॉलेज हो गया, तुमको कंट्रोल के बारे में, सब चीज के बारे में नॉलेज आ गया, ठीक है। बताओ ये वाला थ्योरी समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अच्छा देखो यहाँ पे एक इंसान का पर्सनैलिटी के बारे में बोला गया, देख रही हो, ये इसमें क्या बोला गया, इमैच्योरिटी और मैच्योरिटी थ्योरी के थ्रू ग्रीस एग्रीस एक ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के बारे में बता रहे हैं, है ना, कि उसका ऑर्गेनाइजेशन में क्या पर्सनैलिटी होगा। तो बुक भी देखो बिल्कुल वैसे ही है, पर्सनैलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पर्सनैलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन बुक किसका है, तो ग्रीस एग्रीस का है। कौन लेफ्ट हुआ, किसको नहीं दिख रहा, हेलो, बोल रहे कि वो आ गया, बोले कि देखो ठीक है ना सब चीज, ठीक है ना। ये नेक्स्ट आया, ये नेक्स्ट आया है, ठीक है, ये नेक्स्ट आया है, ये दूसरे का है, ये डैगलोस मैग्रीगोर का है। ये क्वेश्चन अभी हम लोग उस दिन सॉल्व किए, ठीक है ना। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई किसने दिया, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। बोला कि थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई किसने दिया, तो सबसे पहला आंसर थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई डैगलोस मैग्रीगोर ने दिया। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे कि थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई किसने दिया, तो मैग्रीगोर ने दिया, ठीक है। मैग्रीगोर जो है 1960s में एक बुक लिखते हैं, उस बुक का नाम है द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज, ठीक है। द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज एक बुक लिखते हैं मैग्रीगोर। मैग्रीगोर 1960s में एक बुक लिखते हैं ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज, ठीक है। इस बुक में थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई का कॉन्सेप्ट देते हैं। अभी पहले मैं एक स्टोरी सुना देती हूँ, उसके बाद में सब वन बाय करके तो मैं समझाऊंगी। देखो क्या बोल रहा कि मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, अरे घर भी ले सकते हैं कहीं पर भी एग्जांपल देने के लिए, ए है और बी है। क्या हुआ, अंजलि का बार बार लेफ्ट हो जा रहा है क्या, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, सुनो, ए और बी है, ठीक है। तो ए जो है ना ये बहुत काम चुट्टा है, काम नहीं करता, बहुत ही मतलब ये काम को पसंद ही नहीं करता, डिसलाइक करता है काम को, ठीक है, ये डिसलाइक करता है। और बी जो है ना ये काम को लाइक करता है, ये काम करने में हर चीज के लिए मोटिवेट है, इनकरेज है, ठीक है ना, बहुत एम्बिशियस पर्सन है बी, हो गया। तो बोला कि जो बी है ना, बी बी को जो मैनेजर डील करेगा ना, बी को जो मैनेजर डील करेगा ना, वो वाई मैनेजर होगा, वो वाई मैनेजर होगा, वाई, ठीक है, वाई वाई मैनेजर, चूंकि ये पर्सन अच्छा है पॉजिटिव है तो वाई भी अच्छा है, तो वाई जाके इसको डील करेगा, ठीक है। क्यों भाई, क्योंकि इसको मोटिवेशन का जरूरत ही नहीं है, ये तो खुद से काम कर रहा है, बी, है ना, ये मोटिवेट है, इसको पनिशमेंट देने का जरूरत नहीं, ये एम्बिशियस पर्सन है, ठीक है। और जो पर्सन ए है जो काम करना पसंद नहीं कर रहा ना, तो ये काम करना नहीं पसंद, बोला बोला जाता ना कि घी जब नहीं निकल रहा सीधा उंगली से तो टेढ़ा कर दो, तो बोला अब ये नहीं हो रहा, ये सुधर नहीं रहा, तो इसके लिए हम लोग को टेढ़ा आदमी लाना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोगों को एक्स मैनेजर लाना पड़ेगा, एक्स, ठीक है। तो जो जो काम नहीं करता ऑर्गेनाइजेशन में उसके लिए हम लोगों को एक्स मैनेजर रखना होगा, जो डिक्टेटरशिप हो, जो ऑथोरिटेरियन हो, जो पनिशमेंट दे, है ना, उस टाइप का मैनेजर लाना पड़ेगा। तो समझ में आ रहा है, जो एक्स मैनेजर है इसका कैरेक्टर कैसा है, थोड़ा गुस्सा टाइप का, है ना, ऑथोरिटेरियन टाइप का, है ना। ये काम कैसे कराएगा, गुस्सा वाला ऑथोरिटेरियन स्टाइल यूज करेगा। क्यों, बोला सीधा उंगली से घी नहीं निकल रहा ना, टेढ़ा उंगली से घी निकालेंगे।
ठीक है। तो एक्स जो है वो थोड़ा ऑथोरिटेरियन टाइप का मैनेजर है, और वाई जो है वो बहुत ही हम्बल मैनेजर है। क्यों? वो अच्छे से काम करा तो मैं भी उसके साथ अच्छा हूँ। अब आओ, अब स्टोरी पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी। देखो क्या बोले कि जो थ्योरी एक्स है ना, तो थ्योरी एक्स का एजम्पशन क्या है कि एम्प्लॉय इनहेरेंटली डिसलाइक, वो इनहेरेंटली काम करना पसंद नहीं करते। एम्प्लॉय जो है ना वो काम करना पसंद ही नहीं करते हैं। एंड विल अवॉइड इफ इज पॉसिबल, उसको जितना लगता है ना पॉसिबल, उसे जितना पॉसिबल हो वो काम को अवॉइड करता है। बिकॉज क्यों? बिकॉज उसको काम करना पसंद ही नहीं है। मोस्ट पीपल मस्ट बी कॉर्स्ड, कंट्रोल्ड एंड डायरेक्टेड, थ्रेटेन, पनिशमेंट, अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। बोला कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो काम करना पसंद नहीं करते हैं। अब उनको काम करवाने के लिए कंट्रोल करना पड़ता है, उनके लिए कोहर्शन यूज करना पड़ता है, डायरेक्ट करना पड़ता है, उनको मतलब उनको धमकी देना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है, पनिशमेंट देना पड़ता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन का गोल को अचीव करना है, जल्दी करो ना तो तुमको पनिशमेंट मिलेगा। इस तरह का एक्टिविटी करना पड़ता है मैनेजर को एम्प्लॉय से काम करवाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो काम करना पसंद नहीं कर रहे हैं। ओके। बोला एवरेज एम्प्लॉय क्या करते, प्रेफर करते कि वो उसको डायरेक्ट करें। अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजर ने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया कि आप तुमको ये काम करना है, बट वो काम नहीं करते हैं। बिकॉज की वो लिटिल एम्बिशन रहते हैं, उनकी लाइफ का कोई एम्बिशन नहीं रहता है कि मुझे कुछ लाइफ में करना है, कुछ बनना है। इस तरह का कोई एम्बिशन ही नहीं होता वो लोगों का, है ना। कोई वो लोग खाली सिक्योरिटी चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, बस आराम चाहते हैं, कुछ नहीं। तब अब इसके लिए क्या आता है तुम्हारा कि एक्स थ्योरी, ठीक ना। अब इसके लिए एक एक्स थ्योरी क्या बोल रहा है कि अब इसके लिए कौन सा मैनेजमेंट चाहिए? एक्स मैनेजमेंट चाहिए, है ना। इस टाइप के लोगों को टैकल करने के लिए जो काम करना पसंद नहीं करते हैं, इस तरह के लिए एक्स थ्योरी होना चाहिए। तो एक्स थ्योरी में किस टाइप का मैनेजर आएगा? जो तुम्हारा मैनेजर ऑथोरिटेरियन स्टाइल रखेगा, ठीक है ना। ऑथोरिटेरियन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब पता है ना? नॉर्थ कोरिया वाला राजा, डिक्टेटरशिप टाइप का राजा। नहीं करोगे तो फिर उसके बाद वो खैर निकालेगा, उस टाइप का मैनेजर चाहिए। इट इम्पैसेस स्ट्रिक्ट सुपरविजन, जब वो सुपरविजन करेगा ना तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट तरीके से सुपरविजन करेगा। तुम काम नहीं कर रहे थे ना, तुम काम को अवॉइड कर रहे थे ना, तुम वो काम करना पसंद नहीं है, तो थ्योरी एक्स क्या करेगा? थ्योरी एक्स बताता है ना कि तब आप ऐसा मैनेजमेंट को लाइए, ऐसा मैनेजमेंट को लाइए जो एकदम स्ट्रिक्ट हो, ठीक है। तब वो सुपरविजन जो करेगा ना, जो स्ट्रिक्ट पर्सन रहेगा, बिल्कुल स्ट्रिक्टली सुपरविजन करेगा, एक्सटर्नल कंट्रोल रखेगा, और रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्पोज कर देगा, ठीक है। तो यानी थ्योरी एक्स क्या है? एक ऑथोरिटेरियन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है। ये किसको बोला टैकल करने के लिए? जो काम करना पसंद नहीं कर रहे ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो जाकर उसको टैकल करेगा। अब वाई क्या बोला? बोला वाई तो बहुत अच्छा है। वाई में जो वर्कर होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऐसे भी वर्कर होते हैं। वर्क इज एन नेचुरल प्ले इन द रेस्ट, एम्प्लॉय विल बी एक्सरसाइज सेल्फ डायरेक्टेड एंड सेल्फ कंट्रोल इफ दे आर कमिटमेंट टू ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे भी लोग होते हैं जो काम करना पसंद करते हैं, ठीक है ना, जो खुद ही मोटिवेट होते हैं, खुद ही सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, उनको किसी का डायरेक्शन का जरूरत नहीं पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे लोग होते हैं जिनको किसी का, बाप रे कैसे यहाँ, बोले ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे भी लोग होते हैं जिनको किसी का कंट्रोल की जरूरत नहीं, ना डायरेक्शन की जरूरत है, ना किसी का कमिटमेंट की जरूरत है, कुछ नहीं भाई मैं खुद से करूंगा, है ना। फंक्शन ऑफ द रिवार्ड एसोसिएशन, ये लोग को जब अचीवमेंट मिलता है तो इन लोगों को रिवार्ड भी मिलता है, ठीक है। ये लोग अच्छे पर्सन होते हैं, ठीक है ना। ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, अंडर प्रॉपर कंडीशन में काम भी करते हैं, एवरेज पर्सन होते हैं, लर्न टू एक्सेप्ट एंड सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चाहते हैं कि हाँ मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले। ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहते हैं। द ऑब्जेक्टिव टू मेक इनोवेटिव डिसीजन, ये लोग, इनके अंदर एबिलिटी होता है, इनके अंदर ये एबिलिटी होता है कि ये डिसीजन ले पाए। बाप रे, गाड़ी लगा सर पे ये नैरो नहीं होते हैं, ये लोग अच्छे होते हैं, ठीक है ना। तो इनके लिए किस टाइप का, फिर थ्योरी वाई बोलता है, थ्योरी वाई बोलता है कि इसके लिए जो मैनेजर होगा ना, मोर पार्टिसिपेटिव मैनेजर होगा, अच्छा मैनेजर होगा, है ना। जो डिक्टेटरशिप नहीं दिखाएगा, बल्कि कैसा मैनेजर होगा? पार्टिसिपेटरी स्टाइल ऑफ मैनेजर,
इट एम्फेसिस इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल, जो इनके साथ मिलकर इनके साथ काम करेगा, इनके साथ मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करेगा, एम्प्लॉय को इनकरेज करेगा, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, उनकी क्रिएटिविटी पे इनकरेज करेगा कि हाँ आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा किया, आपने जो क्रिएटिविटी दिखाया वो बहुत अच्छा है ना। तो बोला कि थ्योरी एक्स क्या है, थ्योरी एक्स एक नेगेटिव कैरेक्टर है और थ्योरी वाई क्या है, एक पॉजिटिव कैरेक्टर है। ठीक है, अब आ जाओ ये वाला, ये थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ये भी एग्जाम में आया हुआ इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ेगा। ये भी मोटिवेशन थ्योरी है, ठीक ना, डेविड मैकलेंड का मोटिवेशन थ्योरी, ठीक ना। डेविड मैकलेंड का मोटिवेशन थ्योरी का नाम क्या है, देख लो, थ्योरी ऑफ नीड्स है, ये हायरार्की नहीं लगा हुआ है, हायरार्की मास्लो में लगा हुआ है, ठीक है ना, ये याद कर लो, ये मैकलेंड का थ्योरी है, ठीक है ना। डेविड मैकलेंड का थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ नीड्स, बार बार देखो थ्योरी ऑफ नीड्स है, हायरार्की ऑफ नीड्स नहीं है, हायरार्की मैस्लो का है, बार बार मैं बोल रही हूँ, ओके। इनकी थ्योरी को एक और नाम है थ्योरी, थ्री नीड्स ऑफ थ्योरी या एक्वायर्ड नीड्स, एक्वायर्ड नीड थ्योरी। यहाँ पे नीड आ गया, जरूरत, यहाँ पे देखो नीड है, तुमको अपने नीड को एक्वायर करना है ना, तुम्हारा नीड क्या, तुम उसको एक्वायर करना चाहती हो, तो तुम अपने नीड को कितने तरीके से एक्वायर करोगी, 3 तरीके से, ठीक है। तुम अपने नीड को कितने तरीके से एक्वायर करोगी, तो बिल्कुल 3 तरीके से। नीड फॉर अचीवमेंट, पहले इंसान के लाइफ में क्या नीड आएगा, कुछ अचीवमेंट करने का, ठीक है। तुमको नीड है, किस चीज का नीड है, अचीवमेंट का नीड है, इंसान को नीड होता है, ठीक है ना। मुझे मेरे लाइफ में 3 नीड है, उस नीड से मुझे मोटिवेशन होता है, बोला इंसान को। मैकलेंड थ्योरी ऑफ नीड में मैकलेंड बोलते हैं कि इंसान को ना मोटिवेशन करती है उसकी नीड, इंसान को मोटिवेशन करती नीड, ठीक है ना। तो वो नीड कितने तरह का है, वो नीड 3 तरह का नीड है। कौन कौन सा, नीड फॉर अचीवमेंट, मुझे अचीवमेंट चाहिए, मुझे लाइफ में अचीवमेंट चाहिए। देखो यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, ये एन लिखा हुआ है, ठीक है, एन लिखा हुआ है, ठीक है, कैपिटल में, स्मॉल में, और फिर ACH लिखा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ थ्योरी, ठीक है। एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, स्टार्टिंग वाला एन को स्मॉल में लिखा है, हर जगह एन को, हर जगह नीड को ना एन से डील किया है। ला कितना बड़ा ये लोग, देखा, समझो, ये लोग हर जगह क्या कर रहा है, नीड को कैसे कर रहा है, एन, स्मॉल नीड से रिप्रेजेंट किया है ना, एक्रोनिम कैसे बनाया है, एन, छोटा एन दिया, मान ले कि एग्जाम में नीड फॉर अचीवमेंट ना हो, खाली यही हो, तो तुम कैसे कंफ्यूज हो जाओगी ना, इसलिए मैं तुम लोगों को क्लियर कर रही हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे नीड को छोटा एन दिया, एक्रोनिम कैसे बनाया है, एक्रोनिम बनाया है तुम्हारा, स्मॉल एन दिया, स्मॉल एन दिया, और उसके बाद अचीवमेंट में क्या किया है, अचीवमेंट में सिर्फ ए लिया है कैपिटल, सी किया, फिर एच कर दिया, ये हो गया तुम्हारा एक्रोनिम, ठीक है। तो समझो, नीड फॉर अचीवमेंट, मुझे पहला क्या नीड है, मुझे अचीवमेंट चाहिए भाई, अचीवमेंट चाहिए, मिल गया अचीवमेंट, अब मुझे पावर चाहिए, ठीक है, मुझे पावर चाहिए, तुम देखी होगी जैसे अर्जुन केजरीवाल, अर्जुन केजरीवाल का लाइफ पे बिल्कुल ही ये बैठ जाएगा, अर्जुन केजरीवाल का लाइफ का पहला पर्पस क्या था, मुझे अचीवमेंट चाहिए, मुझे IAS ऑफिसर बनना, वो बने IAS ऑफिसर, IAS ऑफिसर के पास मुझे पावर चाहिए, बन गए पॉलिटिशियन, ठीक है, बन गए पॉलिटिशियन, मुझे नीड पावर चाहिए, बन गए पॉलिटिशियन, ठीक है, पहले अचीवमेंट मिला, और देखो फिर नीड हुआ, फिर कैपिटल, फिर छोटा एंड डब्ल्यू, ठीक है, फिर अब मुझे एफिलिएशन चाहिए भाई, मुझे एफिलिएशन चाहिए, नीड, अब मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है प्राइम मिनिस्टर के लिए वो इलेक्शन लड़ाई थे, पता है ना। तो अचीवमेंट, पावर एंड एफिलिएशन, पावर चाहिए, पावर मिल गया, वो दिल्ली का सीएम बने तो उनको पावर मिला, लेकिन अब मुझे पावर से नहीं चलेगा, मुझे एफिलिएशन चाहिए, अब मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, एफिलिएशन होना है, मुझे सबसे जुड़ना है, सभी लोगों से जुड़ना है, ठीक है। तो लास्ट में वो प्राइम मिनिस्टर के लिए भी इलेक्शन लड़ते हैं, वो ज्यादा वोट भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो याद रखना, ये अर्जुन केजरीवाल पे पूरा बैठ रहा, मैकलेन की थ्योरी, अचीवमेंट, पावर, एफिलिएशन, ठीक है, कंप्लीट हो गया, ये तुम्हारा मैकलेन की थ्योरी कंप्लीट। अब आता है तुम्हारा ब्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, ब्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो, ब्रूम भी क्या बोल रहे हैं, ये भी मोटिवेशन थ्योरी दे रहे कि इंसान कैसे मोटिवेशन होता है, साइकोलॉजिकली ये एक थ्योरी पेश करते हैं जिसको बताता है एक्सेप्टेंसी थ्योरी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक्सेप्टेंसी थ्योरी किसने दिया, तो ब्रूम ने दिया, किसने दिया, ब्रूम ने दिया, ठीक है ना। तो ब्रूम की थ्योरी कौन कौन सी है, उनकी थ्योरी का नाम क्या है, एक्सेप्टेंसी थ्योरी। देखो अभी जब तक का क्वेश्चन आया तो एक्सेप्टेंसी थ्योरी से ही आया है,
कौन दिया? ब्रूम दिया। कभी घुरा फिरा के पूछा है कि ये किसका मैच करो, या फिर ब्रूम का इसमें से कौन सा थ्योरी है, ये ऐसे तरह का पूछा है। बट इनका 3 प्रिंसिपल भी हम लोग को याद करना है कि ठीक है, इंसान मोटिवेशन होता है तो कैसे मोटिवेट होता है? इंसान जो मोटिवेट होता है तो इंसान मोटिवेट कैसे होता है? देखो यहाँ पे ये बोले हैं एक्सेप्टेंसी, जो इनकी थ्योरी का नाम है। पहले एक्सेप्टेंसी आती है पहले इंसान के अंदर, ठीक ना? एक्सेप्टेंसी आती है। जब एक्सेप्टेंसी आएगी तो इंसान एफर्ट करेगा और परफॉर्मेंस करेगा, ठीक है? इंसान देखो पहले तुम 3 चीज याद करो। पहले इन्होंने बोला कि मेरे जो मोटिवेशन होने का तरीका है, इंसान के अंदर एक्सेप्टेंसी आएगी, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटलिटी आएगी, ठीक है? उसके बाद वैलेंस आएगी, वी। अभी मैं बता रहा हूँ, जब एक्सेप्टेंसी आएगी ना तो ये क्या करेगी? एफर्ट करेगी और परफॉर्मेंस करेगी, ठीक है? और जब इंस्ट्रूमेंटी आ जाएगी, इंस्ट्रूमेंटलिटी आ जाएगी, तो परफॉर्मेंस यहाँ आ जाएगा, परफॉर्मेंस करेगा, उसके बाद आउटकम आएगा, ठीक है? तो फिर आउटकम इधर आ जाएगा, ये फिर उसके अंदर क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ आउटकम आ जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटकम आ जाएगा। देख लो, ठीक है? अभी मैं लास्ट में तुमसे से थोड़ा पूछूंगी क्वेश्चन तभी जाऊंगी, ठीक है? ये पहले देख लो एक बार अच्छे से। एक्सेप्टेंसी थ्योरी किसने दिया? तो ब्रूम ने दिया। ब्रूम ने क्या क्या दिया? EIV, एक्सेप्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी एंड वैलेंस। एक्सपेक्टेंसी के अंदर उन्होंने क्या बोला कि एफर्ट एंड परफॉर्मेंस आएगा। इंस्ट्रूमेंटलिटी के अंदर एक इंसान परफॉर्मेंस करता है फिर आउटकम्स निकल के आता है। लास्ट में जो वैलेंस है ना, वहां में वैल्यू ऑफ आउटकम्स आएगा। बस यही